हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथ की प्रिपरेशन कराएंगे। तो आज आपको हम आपके मैथ के सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है संख्या और संख्या पद्धति, मतलब नंबर एंड नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं रिवीजन के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि जो आपकी गणित है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो यहाँ लिखा गया है, अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं। ये 10 संकेत निम्न हैं, मतलब कि हम 10 संकेतों को अंक गणित में प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों से मिलकर तुम्हारी कोई भी छोटी से छोटी या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो ये होते हैं तुम्हारे गणित के मूल मंत्र। अब आगे बताया गया है संख्याओं के प्रकार, क्योंकि तुम्हारी जो संख्याएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली संख्या तुम्हारी आती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। बच्चों, आपको इन सभी परिभाषाओं को याद करना है और साथ में अपनी एक नोटबुक में नोट्स भी करते चलना है। तो सबसे पहली परिभाषा है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम कोई भी चीज़ गिन सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा गया है, 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि तुम्हारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं और उनका कोई भी अंत नहीं होता है। ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 लगा इत्यादि। मतलब और भी आगे हो सकती हैं क्योंकि इनका कोई भी अंत नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा तुम्हारी आती है पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही थी, उसमें तुमको करना क्या है, शून्य को शामिल कर देना है, मतलब उसमें शून्य मिला लेना है। तो जो संख्याएं बन जाएंगी वो बन जाएंगी तुम्हारी पूर्ण संख्याएं। जैसे देखो लिखा गया है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इत्यादि। ये भी तुम्हारा इनका भी अंत नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये दो परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं अगली परिभाषा। तो आपकी अगली परिभाषा है पूर्णांक संख्याएं, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स। पूर्णांक जैसे कहते हैं ना, मैथ का पूर्णांक 50 है, तो वही परिभाषा उसकी याद रखनी तुमको। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब जो तुम्हारी ये प्राकृतिक संख्याएं जो थी, इनमें अगर 0 को शामिल कर लें और माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर लें, -2, -3 ऐसे, तो जो तुम्हारी संख्याएं मिलती हैं वो तुम्हारी कौन सी मिलती हैं, पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मतलब कि सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बस आपको ये याद रखना है। अगली परिभाषा आती है आपकी सम संख्याएं, जिसको बोलते हैं इवन नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से
भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाएं एवं कुछ भी शेष ना बचे उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या तुमको दी गई उसमें तुम 2 से भाग दो, अगर 2 से भाग दे रहे हो तो संख्या पूरी तरह कट जाए, कुछ भी शेष ना बचे, तो वो तुम्हारी संख्या होगी कौन सी? सम संख्या होगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 इत्यादि। इसी प्रकार अगली परिभाषा तुम्हारी आती है विषम संख्याओं की। तो विषम संख्या सम संख्या का उल्टा है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त ना हो, मतलब कि पूरी तरह से न कटें तथा शेष 1 बचे। और शेष कितना बचना चाहिए? यहाँ पे शेष तुम्हारा 1 बचना चाहिए, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट इत्यादि। तो देखो इसमें किसी में 2 का भाग दो, मान लो हमने 3 में 2 का भाग दिया तो 2 का नम 2, 1 शेष बच जाएगा ना यहाँ पे, तो वही यहाँ लिखा गया कि 1 शेष बचे। तो ये हो गई तुम्हारी विषम संख्या की परिभाषा। अगली तुम्हारी है परिभाषा ऋण एवं अभाज्य संख्याएं। ऋण इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ये तुम्हारी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ज़रा ध्यान से इसको देखना। लिखा है 1 से बड़ी, मतलब 1 नहीं लेना, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित हों। ये मेन यहाँ पॉइंट है, मतलब कि 1 से बड़ी हों संख्याएं और 1 से कटें और स्वयं से कटें, तो वह संख्या तुम्हारी अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, देखो 1 से बड़ा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी बार आगे तुम्हारा 29 होगा, आगे 31 होगा, फिर तुम्हारा 37 होगा, फिर तुम्हारा 41 होगा, फिर तुम्हारा 47 होगा, फिर इसी बार तुम्हारा 53 होगा, इसी बार तुम्हारा चलती चली जाएंगी। मतलब कि ऐसी संख्या तुमको लेना है अभाज्य संख्याओं में जो 1 से कटें और स्वयं से कटें और किसी से नहीं कटना चाहिए, वही संख्या तुम्हारी कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आता है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब अगली परिभाषा तुम्हारी आती है भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्याएं। तो सीधी सी बात है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों उन्हें भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्याएं कहते हैं। तो ये तुम्हारी परिभाषा अभाज्य संख्या की बिल्कुल से विपरीत है। इसमें क्या था कि 1 या स्वयं से कटें, और इसमें क्या है 1 या स्वयं के अतिरिक्त भी दूसरी संख्याओं से भी करनी चाहिए, तो वो तुम्हारी संख्या होगी भाज्य संख्या। उदाहरण बताया गया है 4, देखो 4 तुम्हारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। देखो ज़रा यहाँ पे स्वयं से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, मतलब कि दूसरी संख्याओं से भी कट रहा है। इसी बात तुम्हारे ये उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगली परिभाषा तुम्हारी आती है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम ट्विंस नंबर्स। प्राइम ट्विंस नंबर्स मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के तुमको जुड़वा मतलब जोड़े लेना है। तो ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि लगातार ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, केवल एक भाज्य संख्या हो, वो तुम्हारी प्राइम ट्विंस नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण दिया गया है 17, 19 जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके बीच एक भाज्य संख्या 18 है। तो ये तुम्हारी हो गई 8वीं डेफिनेशन। और देखते हैं जरा आगे, तो आगे तुम्हारी है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास मान लो 2 संख्याएं, मान लो हमने कहते हैं एक 5 है और एक 3 है। तो देखो इनमें क्या है कि ये दोनों संख्या 1 से कट जाएंगी और किसी से भी नहीं कटेंगी।
मतलब कि ऐसी दो संख्याएं तुम्हारे पास होनी चाहिए जो केवल एक से कटें और किसी से न कटें, तो वो तुम्हारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब तुम कह दो कि सर जी एक हमने 10 ले लिया, एक हमने ले लिया 25, तो कहते हैं एक से तो कट जाएंगी, तो एक से तो कटेंगी बड़ी 5 से भी कट जाएंगी, तो ये तुम्हारी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, केवल एक से कटनी चाहिए। देखो यहाँ बताया गया तुम्हारा, जैसे 9 और 16 सहअभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 9 एक से कटेगा और 16 भी तुम्हारा केवल एक से कटेगा, इसलिए ये तुम्हारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब नीचे अगली तुम्हारी परिभाषा इकाई संख्या, कहते हैं ना इकाई, दाई, सैकड़ा, ये क्या होते हैं सब, तो वही यहाँ लिखा गया है। इकाई संख्या 1 से 9 तक संख्याएं इकाई संख्याएं कहलाती हैं, मतलब तुम्हारे जो अंक होते हैं 1 से 9 तक के वो संख्याएं इकाई संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही किसी बड़ी संख्या के अंत में दाईं ओर, मतलब कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो तो उसका जो दाईं ओर वाला अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है। जैसे 379 में 9 इकाई का अंक है, क्योंकि 9 क्या है, सबसे दाईं ओर लिखा गया है, तो ये इकाई है। 7 दाई पे है और 3 कहाँ पे है, सैकड़ा पे है। इसी प्रकार अगली परिभाषा तुम्हारी है क्रमागत संख्याएं, कॉन्सेक्टिव नंबर्स। तो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, तो दो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आएँ तो वे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी कुछ परिभाषा होती नहीं है, सीधा नाम से याद रखना। क्रमागत मतलब कि क्रम से आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4, तो ये क्रम से है ना, ये नहीं कि एक के बाद 3 आ जाए फिर 4 आ जाए, तो ये क्रम नहीं है, दोनों के बीच में अंतर समान चलना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है 2 4 6 8, तो यहाँ पे क्रम क्या है, 2 2 का अंतर, इसी वजह ये 1 4 7, यहाँ 3 3 का अंतर है। अगला तुम्हारी परिभाषा आती है वर्ग संख्याएँ, जिसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है तुम्हारा, 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये तुम्हारी कौन संख्याएं होंगी, वर्ग संख्याएं होंगी। इसी प्रकार तुम्हारा घन संख्याएं होती हैं जिनका घनमूल क्या हो, एक तुम्हारा पूर्ण संख्या हो, जैसे 8 है तो 8 का घन 2 होता है, घनमूल 27 का 3 होता है, तो ये सब तुम्हारा बेसिक है। दोस्तों आज हमने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के बाद में मिल जाएगी, जिसको आप लोग ज़रूर देखना। स्क्वायर बिल्कुल हमने निकालने की ट्रिक बताई है, जिससे आप लोग यदि एक बार देख लोगे तो स्क्वायर कभी नहीं भूलोगे। अब देखते हैं आगे, कह रहा अंकों के मान, कि अंकों के मान कितने होते हैं। कोई भी संख्या है तो उसमें जो अंक है उसके कितने मान होते हैं, तो लिखा है अंकों के 2 मान होते हैं। एक होता है तुम्हारा वास्तविक या शुद्ध मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। तो वास्तविक या शुद्ध मान जो होता है वह कभी भी नहीं बदलता। लिखा है किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं, मतलब कि ये कभी भी तुम्हारा नहीं बदलता है। जैसे 238 में 2 का वास्तविक मान 2, 3 का वास्तविक मान 3, 8 का वास्तविक मान 8 है। मतलब जो संख्याएं हैं यहाँ पे 2 3 8, 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा, 3 का वास्तविक मान 3 होगा, 8 का वास्तविक मान 8 होगा। और स्थानीय मान में क्या है कि ये मान क्या अपना स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। लिखा है किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 238 में 2 कहाँ पे, देखो इकाई दाई सैकड़ा पे, जब 2 सैकड़ा पर है तो इसका मान कितना आएगा, 200 आएगा। अब हम आपको आगे बताएंगे स्थायी मान कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले आप लोग यहाँ पे परिभाषा से ज़रा एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब 3 किस स्थान पे, दाई स्थान पे, तो दाई का मतलब 10 का गुणा, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 30 होगा। अब 8 है इकाई के स्थान पर, तो इकाई का मतलब 1 का गुणा करेंगे तो 8 का स्थानीय मान क्या आएगा, तुम्हारा 8 ही आएगा। ये तुम्हारे होते हैं 2 मान जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वास्तविक मान और स्थानीय मान। इन पर आपके क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला मान आता है तुम्हारा सन्निकट मान। सन्निकट मतलब किसी के नज़दीक वाला मान ज्ञात करना। ठीक है, सन्निकट मान का अर्थ है किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 आदि के शुद्ध रूप में या उसके गुणजों के रूप में
व्यक्त करना। जैसे 78 का दहाई रूप में सन्निकट मान 80 होगा। यहाँ पे देखो ध्यान देना, कह रहा दहाई रूप में, दहाई में कौन सा अंक है यहाँ पे 7 है, उसके बाद में लिखा है 8। तो अगर 8 है जो 5 से ज़्यादा लिखा है तो 80 लिया जाएगा। अगर यही मान लो हमने लिख दिया 74 तो फिर तुम्हारा 70 होता, क्योंकि जो 4 ये क्या है 5 से कम लिखा गया, हमेशा उसके जो पहले वाला डिजिट देखा जाता है। तो देखो यहाँ पे फिर नीचे बताया गया इसी प्रकार कि 72 का सन्निकट मान 70 होगा, क्योंकि जो 2 है क्या है वो 5 से कम है। तो 5 से कम है तो उससे पहले वाला लेना है, अगर 5 से ज़्यादा है तो उसके बाद वाला लेना है। इसी हमने मान लो 88 है तो 88 कितना होगा, सीधा बोल दो 90 होगा, क्योंकि क्या है 8 क्या है 5 से ज़्यादा है। अब यहाँ परिभाषा बताई गई है, संख्याएं जो तुम्हारी होती हैं बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने वाला। तो लिखा गया है बड़ी से बड़ी संख्या, तो दिए गए अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी ही बार 9 अंक लिख देते हैं। मतलब कि आपसे जैसे क्वेश्चन में कह दे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन होगी, तो आपको 2 9 बना देने। 3 अंकों को पूछे 3 9 बना दो, 4 अंकों को पूछे तो 4 9 बना दो। ये है तुम्हारी इसकी परिभाषा। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 9 आते हैं, यानी 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार आपकी छोटी संख्या के बारे में देखो यहाँ बताया गया है, छोटी से छोटी संख्या 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 के आगे शेष शून्य लगाने से बनती है। अब यहाँ पे शेष का मतलब समझना ज़रा। अब हमने आपसे कह दिया कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले आपको 1 लिख लेना है। अब यहाँ 1 देखो अंक हो गया, तो यहाँ कितने जीरो बनाने, 4 जीरो बनाने। तो ये होगी तुम्हारी 5 अंकों की, देखो 1 2 3 4 5 अंक है ना, तो आपको हमेशा 1 कम जीरो रखना होता है। 6 अंकों का है 5 जीरो रखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10। अगला है तुम्हारा अंकों का क्रम, जो आपने सुना है ना आरोही क्रम अवरोही क्रम, वही यहाँ पे है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, लगातार बढ़ते हुए अंकों को उनका आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे हमने अब तो कह दिया 2 7 11 15, तो ये क्या आरोही क्रम में ना, 2 छोटा है फिर उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 15, उसी बार यहाँ पे देखो लिखा गया है। अवरोही में इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले बड़ी संख्या आएगी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो लगातार घटते अंकों को उनका अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये तुम्हारी हो जाती हैं नंबर और नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। तो अब जरा हम देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रमुख उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण आपका है, लिखा है प्रत्येक के लिए हिंदी अरबी अंक लिखिए। देखो यहाँ पे आपको 7 पार्ट सवाल दिए गए हैं, ध्यान से देख लेना। ये किसमें, रोमन अंक में लिखे गए हैं। तो रोमन अंक से आपको इनको संख्याओं में बदलना है। तो फर्स्ट नंबर में लिखा गया आई, तो आई का मतलब होता है 1, देखो इसका आंसर हो गया 1। सेकंड में लिखा गया है वी, तो वी का मतलब होता है 5। ये आपको याद रखना है, या तो अपनी बुक में इनको लिख लीजिए कि वी का मतलब 5 होता है, यक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है और यम का मतलब 1000 होता है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। जब आपको ये सब याद होंगे जब ही आप लोग बड़ी संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि 70 को रोमन अंक में लिखो, तो 70 किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक। इसको लिखेंगे 50 + 20। तो 50 के लिए तुमको पता है क्या लिखा जाता है, यल, तो यल होगा। अब 20 का तो पता नहीं, बट हमको 10 का पता है ना, तो यहाँ पे 2x कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा 70 का LXX। इसीलिए आपको ये जो दिए गए हैं इनको ज़रूर याद रखना है। ऐसे हमने आपसे कह दिया कि 650 का लिखो, तो 650 को तुम क्या लिखोगे, 500 + 100 + 50। तो 500 के लिए तुम्हारा क्या आएगा, डी आएगा, फिर +100 600, 100 के लिए तुम्हारा सी आएगा और 50 के लिए तुम्हारा यल आएगा। तो DCL हो जाएगा तुम्हारा 650 का रोमन अंकों में। इसलिए आपको ये याद रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखो दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 183040 को शब्दों में लिखो। तो आपको शब्दों में लिखना आना चाहिए। कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले अंक को क्या करते हैं हम, गणना करते हैं। तो यहाँ से कहते इधर से करते हैं हमेशा, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे लाख में कौन सा स्थान है, 1 है। तो 1 लाख
फिर 10,000 में 8 है और 3 है तो कितना होगा 83,000। सैकड़ा वाला 0 है, उससे मतलब नहीं रखना। कितना है बाद में 40, मतलब 1,83,040। ये इसका हो जाएगा तुम्हारा मान। देखो नीचे लिखा गया है 1,83,040। अब इसका उल्टा आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, लिखा है 2,08,003 को अंकों में लिखो। देखो यहाँ पे 2 लाख, लाख में एक स्थान है 2 लिख दिया। अब 8,000, हज़ार में 2 स्थान होते हैं ना, तो मतलब यहाँ एक है तो एक पहले वाला नहीं है, तो ये हो गया 2,08,000। लिखा 3, तो यहाँ सैकड़ा भी देखो नहीं है, न दहाई है, इकाई में 3 होता है 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2,08,003। देखो वही लिखा गया है 2,08,003। मतलब जो अंक नहीं होता वहाँ पे हमको क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। देखो लिखा गया है 24,000 प्लस 800 प्लस 9 दहाई प्लस 4 इकाई किस संख्या के बराबर है। मतलब यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिए गए। तो 24,000 को 24 तो 2 अंक में वैसे ही देना है, 800 तो 8 लिख देना है, 9 दहाई का मतलब 90 और 4 का मतलब 4 मतलब 94। तो ये हो जाएगा 24,894। ये तुम्हारा होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग हो। और देखो यहाँ से कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 5 विभिन्न अंकों का, मतलब जो अंक है वो 5 कैसे हों, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। वो सेम कहता तो सीधा हम 9 5 बना देते, मतलब कि 9 बार 5, तो हमारा आंसर हो जाता। बट यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, वो क्या है कि जो अंक होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, विभिन्न होने चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन है तो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो सबसे पहले बड़ा अंक कौन होता है, 9 होता है, फिर उससे छोटा 8 7 6 5। तो ये हो गई तुम्हारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसके सभी अंक क्या हैं, विभिन्न है। इसी प्रकार आपसे छोटी में पूछ सकता है। अगर छोटी में कहता तो कहाँ से स्टार्ट करते, 1 से, फिर 2 नहीं आता, 0 आता, 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा जाता। मतलब कि 5 कहता तो ये यहाँ पर 4 तक केवल आता। अगर 5 अंक कहता तो ये इतना लिखा जाता। हमेशा 1 के बाद 0 रखना, ध्यान रखना, 2 ना लिख देना, नहीं तो आंसर गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 विषम सम अंक हों। और देखो यहाँ पे छोटी से छोटी कह रहा है और जिसमें जो 3 विभिन्न मतलब अलग अलग कैसे सम अंक हों। तो सम अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 4 6। पहला अंक सम 2 होता है, दूसरा 4 होता है, तीसरा 6 होता है, 3 अंक हो गए देखो यहाँ पे, तो 246 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। छोटी से छोटी संख्या जिसके सभी अंक एक समान हो, मतलब जो अंक है वो क्या एक समान हो। अब देखो सभी अंक का इरादा समान हो। अगर तुम सोचो कि हम ये लिख दें एक के बाद 4 0 वाला, तो ये गलत है, क्योंकि देखो सभी अंक समान नहीं है, इसमें 0 0 और ये क्या 1 है, तो ये तुम्हारा आंसर क्या होगा, गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा छोटी छोटी संख्या बतानी है, अंक समान हो, तो सब में क्या करो 1 1 बना दो 5 बार, हो गया तुम्हारा सबसे छोटी संख्या। अंक क्या सब में समान है, ये तुम्हारा हो जाएगा 11,111। अगला क्वेश्चन है 8वां, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो ध्यान देना, अभाज्य संख्या तो वह संख्या जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे, यही तो परिभाषा थी है भाई तुम्हारी। तो यहाँ पे 2 अंकों कह रहा है, तो तुम्हारी सबसे पहले पास संख्या कौन सी थी, 2, फिर 3 थी, 5 7 9 तो थी नहीं, 11, फिर 13, फिर 17। तो छोटी कह रहा तो 11 तुम्हारा स्टार्ट होता है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। मतलब ये तुमको 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें आपको बताने हैं कौन सी संख्या अभाज्य है। 31 24 18 8। तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि जो 31 है वही तुम्हारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 31 1 और 31 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। 24 तुम्हारा 3 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये तुम्हारी क्या भाज्य है। इसी बार 18 भी तुम्हारा बहुत संख्याओं से कटेगा, 8 भी बहुत संख्याओं से कट जाएगा, तो ये सब तुम्हारी भाज्य हैं। 31 ही तुम्हारी क्या है अभाज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखें।
अब देखो यहाँ पे कुछ बाउंडेशन नहीं लगाया गया है कि उसमें अंक समान हो या विषम अंक हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बनाने के बाद में 7 जीरो रख देना है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, देखो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है 4 अंकों की से बड़ी से बड़ी। तो यहाँ भी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आपको 4 बार 9 लिख देना है। तो 9999 हो जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें विभिन्न 4 विषम अंक हों। मतलब जो चारों अंक हैं वो कैसे हों, विषम हो और विभिन्न हो, मतलब अलग अलग भी हो और विषम भी हो। छोटी छोटी कह रहा तो विषम संख्या की बात है। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 यही होती हैं तुम्हारी विषम संख्या है। तो सबसे पहले 1 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 7 लिख दो। 1357 हो जाएगी तुम्हारी छोटी छोटी 4 अंकों की विषम अंक। सभी अंक क्या देखो अलग अलग है ना, 1 3 5 7 विषम भी हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और जो हमने आपको परिभाषाएं बताई है उनको एक बार से रिवीजन कर लें, जिससे आपको परिभाषाएं याद हो जाएं। तो कल की वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज दी गई है बुक में उसको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की जो तैयारी है वो रेगुलर तरीके से चलती रहे और आपका 2022 नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।